हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको इसके नाम से ही आइडिया हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम बेसिकली करने क्या वाले हैं। आपको याद है हमने लास्ट चैप्टर अभी अभी कंप्लीट किया है, चैप्टर नंबर 7 इंटेग्रल्स। अब उसको मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है और इस चैप्टर को करने के लिए आपको इंटेग्रल्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो अगर आपने इंटेग्रल्स नहीं देखा, आप सीधा ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इंटेग्रल्स को अच्छे से देख के आओ, अच्छे से समझ के आओ, तब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब देखो, आपको नेम से ही पता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स मतलब इंटेग्रल्स को हम और कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर उसके बारे में है। अब ये जो चैप्टर है ये कुछ इतना बड़ा नहीं है, कुछ इतना लेंथी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बट स्कोरिंग बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। अब आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 7 में हमने इंटेग्रल्स पढ़ा। इंटेग्रल्स में सबसे पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में मतलब अच्छे से पढ़ा। अब उसके बाद मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में भी अच्छे से समझाया था। और अगर आपने मेरे को इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो आपको याद होगा डेफिनेट इंटीग्रल को करवाते टाइम मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम डेफिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू, हमेशा एक आंसर आता है हमारे पास, एक कांस्टेंट नंबर। और मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स थे, जिसमें हमने ये किया था लिमिट ऑफ ए सम, और एक हमने किया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 7.8 जिसमें हमने लिमिट ऑफ सम किया था, मैंने आपको वहीं पर हिंट दे दिया था कि जो उसका बेसिक है 7.8 का, जिन्होंने वो बेसिक किया हुआ है, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि वो जो बेसिक है वही सेम बेसिक हम चैप्टर नंबर 8 के लिए भी यूज़ करेंगे। तो अगर मैं आपको ऊपर से बताना चाहूँ तो आपको याद होगा डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो बेसिकली जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होती है वो हमें क्या देती है, एरिया अंडर द कर्व। उस कर्व के नीचे का एरिया देती है वो हमें, वो जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू है। अब ये जो मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि वो हमें एरिया देती है। अब इसको ही हम एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे एरियाज़ को फाइंड करने के लिए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर एरिया तो हमें फाइंड करना आता है, जैसे लोअर क्लास में हमने पढ़ा है सर्कल का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, ये सभी एरियाज हमें कैलकुलेट करने आते हैं और हमारे पास फॉर्मूलास भी हैं। तो हम फिर इंटीग्रेशन को मतलब क्यों सीखें, मतलब आपके पास रीज़न भी तो होना चाहिए ना कि हम अब एरिया ही दोबारा करने वाले हैं, अब वो एरिया जो हमें पहले से ही आता है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले से ही बात क्लियर कर दूं कि जो हम एरिया, देखो आपको पता है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या कुछ भी ऐसा जितने भी मतलब कि पर्टिकुलर फिगर्स हैं उनके एरियाज़ के फॉर्मूलास हमारे पास हैं। बट यहाँ पर जो हम मतलब कि बेसिकली जो करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है। देखो, अब आप इसका एरिया फाइंड कर लोगे, आप इसका भी एरिया फाइंड कर लोगे, अगर ये स्क्वायर है आप इसका भी एरिया फाइंड कर लोगे, आप इसका भी एरिया फाइंड कर लोगे। बट अगर मैं बोलूँ कि ये कोई कर्व है, इसका एरिया फाइंड करना है, तो ये ना तो रेक्टेंगल है, ना ये सर्कल है, ना ये ट्रायंगल है, तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। और यहाँ पर हमें हेल्प करेगा इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें हेल्प करेगा ऐसी कर्व्स का एरिया फाइंड करने के लिए। तो बेसिकली मैं आपको जस्ट ऊपर से इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं कि हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने के वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपने एक बार अच्छे से सीख लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे से कराऊंगा, जैसा हम हमेशा करते हैं अपनी वीडियोज़ में कि जो हमारा मेथड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको इंटीग्रेशन में बोला था, ऐसा नहीं है कि आपने चैप्टर नंबर, जैसे मैंने इंटीग्रेशन में बोला था कि ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन का बेसिक एक वीडियो में हो गया उसके बाद आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करने लग जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, वैसा ही यहाँ पर है। अब यहाँ पर बेसिकली ना, अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। इस चैप्टर को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट तो यही है कि इंट्रोडक्शन होगी, और मैंने आपको बता ही दिया कि डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या रहता है, एरिया अंडर द कर्व। अब इसको मैं आपको यहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। तो ये आपका मेन बेसिक है, बस ये समझ लो कि आज की वीडियो का ये मेन बेसिक है।
अब उसके बाद इसको अच्छे से समझाने के लिए एरिया अंडर कर्व को तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि एग्जांपल्स करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए। अब उसके बाद है एरिया बिटवीन द कर्व एंड लाइन। अगर कर्व और लाइन के बीच में जो एरिया है उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। जो बाद वाले दोनों स्टेप्स हैं, एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन या एरिया अंडर द टू कर्व्स या बिटवीन टू कर्व्स, वो दोनों बहुत इजी हैं। अब उनको मैं ऐसा नहीं है कि आपको पहले समझा दूंगा बाद में क्वेश्चंस करवा दूंगा, उनका कुछ एज सच बेसिक कुछ नहीं है, वो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ही करवाऊंगा। आज की वीडियो पे हम मेन फोकस करेंगे जो मैंने आपको बताया कि एरिया अंडर द कर्व की डेफिनेट इंटीग्रल हमें एरिया अंडर कर्व वैल्यू देता है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। क्लास 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था कॉनिक सेक्शन, जिसमें हमने सर्कल पढ़ा था, पैराबोला पढ़ा था और एलिप्स पढ़ा था। तो बेसिकली इन कर्व्स की स्ट्रेट लाइन भी है बीच में। बेसिकली आपको इन कर्व्स की ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डीप में नॉलेज चाहिए, आपको जस्ट बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कि इन कर्व्स की जो इक्वेशंस है वो क्या है, सर्कल की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, या एलिप्स की इक्वेशन क्या है, या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है। तो अगर आपको अच्छे से वो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं भी है तो आपको पता ही है मेरी आदत का कि मैं आपको यहाँ पर भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है वो डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर ही बेस्ड है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की मैंने डेफिनेशन लिखी है। अब देखो, डेफिनेट लिखने का मतलब जस्ट ये है कि आपको जस्ट मैं थोड़ा सा पीछे की नॉलेज से कनेक्ट करना चाहता हूँ। ये f(x) कोई भी फंक्शन हो सकता है, a to b इसकी लिमिट्स हैं, आपको पता है डेफिनेट इंटीग्रल है। अब इस इंटीग्रल का जो भी आंसर आएगा वो हमें क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट्स a एंड b एंड x एक्सिस। मतलब जो भी मतलब कि ये इंटीग्रल है, मतलब इसका जो भी आंसर है वो हमें क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व। अब इस लाइन को प्लीज़ आप मार्क कर लेना, ये मैं आपको हर एक क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का एरिया, ऑर्डिनेट्स a to b मतलब जो भी यहाँ पर लिमिट्स हैं a to b एंड x एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है। इसको हमने एक्सरसाइज 7.8 की बेसिक पार्ट में अच्छे से पढ़ा था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है, जो जिसको मैं इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ, जो मेन बेसिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का, वो यही है, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। अब उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे या उसका बेसिक जो है वो कैसे समझेंगे, उसको हम अब समझ लेते हैं। तो अब देखो, अब हमारा आज का मेन टॉपिक है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें जो नॉर्मल मतलब कर्व्स होती हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, सर्कल, इन सब के एरियाज़ के फॉर्मूलाज पता हैं, तो हमें मतलब वो आते हैं। बट हमें कहाँ पर इंटीग्रेशन की हेल्प चाहिए, इस तरह की कर्व्स का एरिया फाइंड करने के लिए। आपके सामने है ये राउंडेड कर्व है ऊपर से। अब ये जो पोर्शन है ये ना तो एक स्क्वायर है, ना ही एक रेक्टेंगल है, ना सर्कल है, ना ट्रायंगल। तो इस तरह के एरियाज़ को हम फिर इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे करेंगे। अब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर इस डेफिनेशन में छुपा है। ध्यान से देखो, f(x) dx कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसकी कोई कर्व होगी, ये भी किसकी कर्व है, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व, डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे का एरिया बिटवीन दी ऑर्डिनेट्स a एंड b, जो a से लेके b तक है। मतलब लिमिट्स तो होनी जरूरी है ना, नहीं तो ये कर्व तो कहीं पर भी जा सकती है। तो ये लिमिट्स दी हुई हैं a to b एंड x एक्सिस और इस कर्व के बीच का जो एरिया है बिटवीन दी ऑर्डिनेट्स a to b, ये हमें क्या देता है, मतलब कि एरिया, ये एरिया है ना इसका, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, इंटीग्रल से। मतलब अगर हम ये जो कर्व है इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो वो हमें क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व। अब जो मैंने बोला, अगर इस प्रोसेस को मैं आपको समझाना चाहूँ, जो मैंने आपको वैसे 7.8 में भी समझाया था। अब देखो, अब बेसिकली हमें मतलब इस कर्व का एरिया फाइंड करना है, मतलब इस कर्व का एरिया फाइंड करना है। अब आपको पता है, जो मैंने आपको बताया कि ये ना तो मतलब कि स्क्वायर है, ना सर्कल है, ना ट्रायंगल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बहुत पतली सी स्ट्रिप काटूँगा। अब स्ट्रिप का क्या मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में कि स्ट्रिप क्यों काटनी है। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैंने बोला और आपने काट दी। स्ट्रिप का मेरा मतलब क्या है, देखो ये मैंने स्ट्रिप काटी है बहुत
पतली सी है, मतलब जितना मतलब कि ये पतला हो सकता है मैंने कोशिश की है, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है, आपको विजुलाइज भी करवाना है। देखो स्ट्रिप क्यों काटनी है, ये आपने क्रैम नहीं करना इस बात को आपने अच्छे से समझना है। देखो इस कर्व को मैं नहीं जानता कि इसको मैं एरिया कैसे कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की कि मैं स्ट्रिप काटूँ। स्ट्रिप क्यों काटूँ, क्योंकि ये स्ट्रिप जो है इसको मैं अच्छे से जानता हूँ। शायद अभी आपको मेरी बात समझ ना लगे, देखो मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कर्व है, ठीक है, तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब इसको मैं जानता नहीं, मैं कैसे फाइंड करूँगा। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप काट ली। अब इसको मैं जानता हूँ। देखो अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि मैं इसको कैसे जानता हूँ, क्योंकि अभी आपको देखने में ये स्ट्रिप भी अगर देखने में कुछ ऐसी लग रही होगी, ये स्ट्रिप भी आपको देखने में, अगर मैं आपको स्ट्रिप की अकेली फिगर बनाऊं तो ये देखने में आपको ऐसी लग रही होगी और आप इसको नहीं जानते। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था कि बहुत पतली स्ट्रिप। अब बहुत पतली स्ट्रिप का मेरा मतलब क्या है, देखो ये वाली स्ट्रिप है ना, ये मैं जस्ट आपको विजुलाइज करने के लिए बना रहा हूँ। अब ये इतनी पतली है, आप ये मान के चलो, इमेजिन करके देखो, इतनी पतली है कि ये ऊपर से ऐसी होगी। ध्यान से देखो, अगर इसको मैं बड़ा बना के दिखाऊं तो ये ऐसी होगी। इसको मैं आपको ये मान लो जूम करके दिखाऊं, इतनी पतली है। देखो यहाँ से ये सीधी है, यहाँ से ये सीधी है, नीचे तो पता ही है कि एक्स एक्सिस है, ये फ्लैट ही है। अब ऊपर से राउंडेड है। अब ऊपर से राउंडेड क्यों है, क्योंकि ये कर्व की शेप ही ऐसी है, मतलब ऐसी होगी शेप, सॉरी मैंने ऐसा बना दिया, ऐसी शेप होगी, ठीक है इसकी, तो मान के चलो इसकी ऐसी शेप है। अब मैंने इसको इतना पतला काटा है कि ये ऊपर से बिल्कुल हमें स्ट्रेट ही दिख रही है, मतलब स्ट्रेट ही है। इतना पतला काटा मैंने इसको कि ये ऊपर से स्ट्रेट ही है। और अगर इसको मैं जूम करके देखूँ तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। अब इसको मैं जानता हूँ, ये क्या है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया मुझे कैलकुलेट करना आता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसका एरिया मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसकी लेंथ और विड्थ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये बहुत पतली स्ट्रिप है, तो इसकी जो देखो ये चौड़ाई होगी, ये x में है ना, तो इसकी चौड़ाई मान लो ये बहुत छोटी है, कितनी है, dx। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, dx, बहुत छोटा सा x, मतलब dx का मतलब बहुत छोटा सा x, ठीक है। अब इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, मतलब लेंथ की बात कर लेते हैं। अब देखो आपने कोई भी ग्राफ बनाया, देखो जैसे ये ग्राफ है, ये कोई पॉइंट है। अब आपको पता है कि ये और ये ऐसे मिलके बना होगा, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 3,4। ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 को। अब वैसे ही अगर कोई ये पॉइंट है, अब ये इतनी पतली है कि ये एक ही पॉइंट है, ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है, ये इसकी हाइट कितनी होगी, देखो इस पॉइंट की हाइट कितनी है, इस पॉइंट की हाइट कितनी है, यहाँ पर देखो आप बोलोगे सर 4, यानी कि पिछली वाली, यानी कि y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, y कोऑर्डिनेट मतलब 4, तो यानी कि इसकी हाइट कितनी होगी, ये y एक्सिस है ना, तो इसकी हाइट कितनी होगी, मान लो y, ठीक है। तो अब मैंने इसकी हाइट कितनी मान ली, y, ठीक है। और अब आपको पता है, अब मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ स्मॉल, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करूँगा वर्टिकल स्ट्रिप, कितना होगा, लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ कितनी है आप y मान लो, और विड्थ कितनी है dx मान लो। अब यहाँ पर मैंने इसको dA लिखा है, जैसे dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x के बहुत छोटे से पोर्शन को, dA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया के बहुत छोटे से पोर्शन को। ये मैंने इतना पतला सा एरिया निकाला है, बट मुझे निकालना इतना एरिया, अब मैंने इतना ही निकाला है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि y किसको रिप्रेजेंट करता है। देखो आपको पता है y, मान लो कोई भी फंक्शन है, जैसे y = x², मैंने उसमें 1 फिल किया x को, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1, 1,1। 2 फिल किया तो y कितना आया, 4, 2,4। तो इस तरह से y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y को मैं लिख सकता हूँ ये x में ही एक फंक्शन है, मतलब ये x के रिप्रेजेंट हमें आंसर देता है। y का मतलब क्या है, fx। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए, y = fx, क्योंकि ये x के कॉरस्पॉन्डिंग हमें आंसर दे रहा है। जब भी हम x में कोई वैल्यू फिल करेंगे
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स को 1 फिल करूँगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स को 2 फिल करूँगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है। तो यानी कि हमारा जो y है उसकी वैल्यू कितनी है, एफ एक्स डी एक्स। अब मैंने आपको बताया कि ये एरिया बहुत छोटे से पोर्शन का, बट मुझे इस सारे पोर्शन का एरिया चाहिए। अब इस सारे पोर्शन का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको पता है लिमिट ऑफ सम में हमने क्या किया था, ऐसी पतली पतली, देखो अगर ये स्ट्रिप है, अब चलो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, लिमिट ऑफ सम में हमने क्या किया, सभी एरियाज़ को ऐड कर दिया था छोटी छोटी स्ट्रिप्स का। वही सिंपल सी बात है, मैंने ये एरिया निकाला ग्रीन पोर्शन का, एक स्ट्रिप और बना लो और बना लो और बना लो और बना लो, जितनी बना सकती हो। अब उन सबको हमें क्या करना है, ऐड। अगर हम उन सबको ऐड कर देंगे, देखो यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, ये स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया, इसका भी निकाल लो, 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 सबको ऐड कर दो तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। तो बेसिकली इस ऐड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट। तो यहाँ पर लिख दो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर दो। यहाँ पर लिख भी देता हूँ विद इन लिमिट्स ए एंड बी, मतलब लिमिट्स के अंदर हमें इंटीग्रेट करना है। तो डी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये जो चीज़ है, मतलब डी ए एक छोटा सा एरिया था, अब उसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मतलब इन सभी का एरिया निकाल के मैंने ऐड कर दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये हमें क्या देगा, एरिया। ये हमें क्या देगा, एरिया अंडर कर्व। कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, ए टू बी जो भी यहाँ पर फंक्शन होगा एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला रहने वाला है एरिया अंडर कर्व। इसके पीछे का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया। यहाँ पर 2-3 बातें आप याद रखोगे, स्मॉल मतलब वर्टिकल स्ट्रिप। देखो इस कर्व का एरिया निकालना मुश्किल था क्योंकि ये कोई ऐसी कोई फिगर नहीं है जिसको मैं डायरेक्टली एरिया निकाल सकता था। तो मैंने क्या किया, इसमें से एक पतली सी स्ट्रिप काटी जिसको मैं जानता हूँ वो क्या है, रेक्टेंगल है। अब आपको पता है इसकी लेंथ मैंने, मतलब कि इसकी विड्थ मैंने मान ली कि डी एक्स बहुत छोटी है, इतनी पतली कि ये रेक्टेंगल बन गई। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी आपको पता है, वाई। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, वाई डी एक्स। वाई मतलब एफ एक्स, कोई कर्व होगी ना, एफ एक्स डी एक्स। तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये छोटे से पोर्शन का एरिया है। अब मैंने ऐसे बहुत सारे एरियाज निकाल लिए, बहुत सारे एरियाज निकाल लिए, बहुत सारे एरियाज निकाल लिए, सबको ऐड कर दिया, मतलब इंटीग्रेट कर दिया। अगर इंटीग्रेट किया तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ गया, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। अब यहाँ पर हमने एक बात क्या याद रखनी है, वर्टिकल स्ट्रिप। अब इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कर्व है ये किसी और तरीके से भी आ सकती है। और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि इंटीग्रेशन हमें, डेफिनेट इंटीग्रल हमें हमेशा एरिया अंडर द कर्व देता है, उस कर्व के नीचे का एरिया, मतलब उस कर्व के नीचे का एरिया। इस बात को मैं क्वेश्चंस में बहुत बार यूज़ करूँगा। तो ऐसा करते हैं, अब जो मैं बोल रहा हूँ कि ये कर्व इस तरह से भी नहीं आ सकती, किसी और तरीके से भी आ सकती है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये भी एक केस हो सकता है कि हमारी कर्व कुछ इस तरह से हो और हमें एरिया इस तरह से कैलकुलेट करना हो, मतलब सी से लेके वाई की वैल्यू, ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई ही मतलब यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट पेज पे क्या था, यहाँ पर कुछ कर्व ऐसी थी। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस में था तो एक्स ए और बी मैंने लिए। अब जानबूझ के मैंने थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए वाई इज इक्वल टू सी और डी ले लिया, ठीक है। तो अगर हमें इस तरह का एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हम फिर किस तरह से करेंगे, तो इसलिए मैंने इस केस को भी यहाँ पर डिस्कस किया, एनसीईआरटी वालों ने भी डिस्कस किया। तो ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब इसमें भी नया कुछ नहीं है तो उसको भी हम अच्छे से सीख लेते हैं। अब देखो जैसा कि आपको पता है इस कर्व को भी मैं नहीं जानता, इसकी शेप देखो कैसी है, यहाँ पर स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, यहाँ से राउंडेड है। तो इसको भी मैं नहीं जानता, ना सर्कल है ना स्क्वायर है, मतलब ना रेक्टेंगल है, कुछ भी नहीं है। तो इसको हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने, वहाँ पर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, अब यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, बहुत पतली। क्यों ली आपको पता है, इसको नहीं मैं जानता, मतलब इस शेप को मैं नहीं जानता, इस शेप को मैं नहीं जानता, बट अगर मैं इसको इतना पतला काटूँ कि ये रेक्टेंगल बन जाए, अब इस शेप को मैं जानता हूँ और रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता है। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब जस्ट हमें ये देखना है
देखो वहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप थी, तो मैंने यहाँ पर बोला था ये x इज इक्वल टू ए है, ये x इज इक्वल टू बी है, तो ये dx बहुत छोटी सी मतलब कि चौड़ाई है इसकी। तो यहाँ पर ये y इज इक्वल टू सी है, ये y इज इक्वल टू डी है, यहाँ बहुत छोटी सी स्ट्रिप यानी कि dy। क्रैम नहीं करना, ये dy क्यों आया, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग है। वहाँ पर dx क्यों था, वो x एक्सिस के अलॉन्ग था। अब फिर से अब ये लेंथ कितनी है मुझे पता है x। आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, अगर मुझे इसकी इस तरह से लेंथ देखनी हो तो कितनी है 1 1 2 3 मतलब ये 3 दूर है यहाँ पर, मतलब कि एक्स एक्सिस फर्स्ट वाला। तो यानी कि इस तरह से इसकी लेंथ कितनी होगी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे, आपको पता है सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ, जिसको हम जानते हैं स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। वहाँ पर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिखा था और उसको अंडरलाइन किया था, लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेड्थ। तो लेंथ किसकी है, इतनी है x, विड्थ कितनी है dy। ये छोटा सा एरिया है हमारे पास। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज dA इज इक्वल टू, अब इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ y dy। आपको पता है ना x इज इक्वल टू f ऑफ y। ठीक है, आप y की वैल्यू फिल करेंगे क्योंकि y यहाँ पर चेंज हो रहा है, y c से d, मतलब c से d है ना लिमिट्स इसकी। तो y को अगर मैंने 1 फिल किया तो मान लो x इज इक्वल टू वाई क्यूब है, y को मैंने 1 फिल किया तो x की कुछ वैल्यू आएगी, y को मैंने 2 फिल किया तो x की कुछ वैल्यू आएगी। तो इस तरह से इसको मैं फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ y लिख सकता हूँ। ये x क्या है, फंक्शन ऑफ y, मतलब y की वैल्यू हम फिल करते जाएंगे, y की वैल्यू हम फिल करते जाएंगे। देखो y की वैल्यू, देखो y चेंज हो रहा है ना c से d, y की वैल्यू हम फिल करते जाएंगे और हमारे पास x में आंसर आते जाएंगे, मतलब ये फंक्शन ऑफ y है। ठीक है, तो हमें छोटा सा एरिया निकाल लिया, हमें बड़ा एरिया निकालना है, हमें ये वाला सारा एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, सेम वही प्रोसीजर है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स c एंड d। तो इंटीग्रेट करते हैं c से d, dA इज इक्वल टू c टू d fy dy। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया है छोटे से मतलब कि पार्ट को, तो हमारे पास टोटल सारा एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। अब इसका क्या फॉर्मूला है, c टू d fy dy। तो इस तरह से भी हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 2 तरीके हो गए जिनसे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे लास्ट में था वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए। ये दोनों तरीके आपको क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प करेंगे और दोनों तरीके आपने अच्छे से समझने हैं। हमने कहीं पर भी क्रैमिंग नहीं की। यहाँ पर dy क्यों लिखा है, क्योंकि dy के विद रिस्पेक्ट टू हम चेंज कर रहे हैं। वहाँ पर हमने dx क्यों लिखा था, क्योंकि हम x के विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर रहे थे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे। अगर यहाँ पर dy है तो y चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पर dx है तो वो x चेंज हो रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। ये मैं बार बार क्वेश्चंस में रिपीट भी करूँगा। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस है, NCERT वालों ने लिखा है, अब उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट चीज़ है जो हमें सीखनी है। देखो हमने अगर यहाँ पर कर्व हो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम वर्टिकल स्ट्रिप से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कर्व हो तो हम वाई एक्सिस के रिगार्डिंग मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अब ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ सकता था, मतलब कि मैंने पहले ही करवा दिया, NCERT वालों ने भी करवाया हुआ है कि अगर ये जो कर्व है ये ऊपर की बजाय नीचे हो, मतलब नेगेटिव हो, अगर ये कर्व नीचे हो तब हम इसका एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए भी हम वही सेम प्रोसीजर अपना रिपीट करेंगे। इस कर्व को मैं नहीं जानता, इस शेप को मैं नहीं जानता, तो मैं क्या करूँगा, एक पतली सी वर्टिकल स्ट्रिप लूँगा, यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप ही लूँगा। अब उसका एरिया मुझे आता है, अब बाद में उसको इंटीग्रेट कर दूँगा और हमारे पास इस कर्व का एरिया आ जाएगा। बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे।
अब देखो, मुझे बार बार आपको वो बात समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये एक्स के अकॉर्डिंग है, मतलब कि एक्स के रिगार्डिंग है, और ये वर्टिकल स्ट्रिप है, तो इसकी लेंथ मतलब कि चौड़ाई मान लो बहुत छोटी सी है डी एक्स, और इसकी लेंथ कितनी होगी यहाँ पर। अब ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, माइनस वाई। अब माइनस वाई क्यों होगी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर कोई यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है, ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, अब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है 1 2 3 4, तो ये 4 है, -1 -2 -3, तो इस पर ये जो पॉइंट है इस पर मतलब कि वाई एक्स कितना है 4, वाई कितना है -3, तो यानी कि यहाँ पर ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ अगर मुझे निकालनी है, ये कितनी होगी इसकी लेंथ -3, ये -3 नीचे है तो ये -y नीचे होगा, तो ये छोटा सा चेंज है, तो हमारी लेंथ कितनी है यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। ठीक है, अब उसको देखो हम कैसे टैकल करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे आपको पता है हमेशा की तरह, एरिया ऑफ स्मॉल वर्टिकल स्ट्रिप लेंथ इनटू विड्थ, तो छोटा सा एरिया डी ए, लेंथ कितनी है हमारी -y, चौड़ाई कितनी है मतलब ब्रेड्थ कितनी है dx। अब आपको पता है y इन टर्म्स ऑफ x है, मतलब y एक फंक्शन है x में, तो इस तरह से। ठीक है, तो मुझे इस छोटी सी चीज़ का एरिया पता लग गया, उसका एरिया कितना है -fx इंटू डी एक्स, आपको पता है। ठीक है, आपको पता है ना fx का कंसेप्ट, आपको पता है मैंने समझाया था कि fx कोई फंक्शन है, मान लो एक्स स्क्वायर, मैं x की वैल्यू यहाँ पर देखो x की वैल्यू फिल करता जाऊँगा और मेरे पास y में कुछ आंसर आता जाएगा, मतलब fx में आंसर आता है, मतलब ये फंक्शन ऑफ x हुआ। ठीक है, तो ये छोटा सा एरिया निकाल लिया, अब मुझे ये सारा एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट both sides within limits a and b, तो a to b dA, a to b माइनस fx dx, इसको माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमें क्या देगा, एरिया अंडर कर्व। अब जो प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी ये माइनस, अब एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यानी कि इसका हम एरिया फिर किस तरह से निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, fx dx a to b माइनस, और इसका ले लेंगे मॉडुलस, मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी अगर वो नेगेटिव है तो उसका हम क्या कर देंगे, मॉडुलस, मतलब एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मतलब इसकी नेगेटिव को हम इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह से हम देखो, मैंने आपको 3 तरीके बताए, मतलब अगर x के रिगार्डिंग हो, अगर मतलब वर्टिकल स्ट्रिप से निकालेंगे, y के रिगार्डिंग हो तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से निकालेंगे, और अगर बाय चांस एरिया हमारा नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे, एरिया अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो उसको हम किस तरह से टैकल करेंगे कि हम मॉडुलस लेंगे, उसकी सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। अब देखा जाए तो बेसिक पार्ट इसका इतना ही है। अब इसके बाद ना एनसीईआरटी में आपको एक बात समझाई गई है, अब वो जो बात है वो बहुत थ्योरेटिकल है और उन्होंने बहुत थ्योरेटिकल तरीके से समझाई है, मैं आपको वो चीज़ ना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल क्लियर करूँगा। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, ये है हमारा वो स्पेशल केस जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था लास्ट पेज पे। अब देखो, ये स्पेशल केस क्या है कि ये y = fx हमारा कोई फंक्शन है sin x। ठीक है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 0 to 2 पाई, मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है। मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, मतलब हमें ये वाला जो एरिया है ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये स्पेशल केस करवाना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अभी तक आपने जितना भी मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सीखा है, तो आप क्या करोगे, देखो अभी आप नए हो, अब मैंने बोला कि इसका एरिया फाइंड कर दो, और आपको मैंने एक फॉर्मूला भी दे दिया, वर्टिकल स्ट्रिप से इसका फॉर्मूला क्या होगा, y = fx, सॉरी y नहीं, यहाँ पर एरिया लिखेंगे, एरिया = fx a to b, मैंने आपको यही बताया ना। तो आप क्या करोगे एरिया निकालने के लिए, a कितना है 0 to 2 पाई sin x,
dx। फंक्शन कितना है हमारा sin x dx। देखो ये मैं आपकी गलती की बात कर रहा हूँ कि आप गलती क्या करोगे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया आज की वीडियो में, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो sin x की इंटीग्रेशन कितनी होती है आपको बताया, माइनस कॉस एक्स, प्लस सी लिखेंगे क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब cos 2 पाई कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, तो कितना आ गया 0। यानी कि इस फॉर्मूला से हमारा जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 0, कि एरिया कितना है 0। पर क्या आप बताओ, क्या आपको यहाँ पर एरिया नहीं दिख रहा? यहाँ पर भी एरिया है, यहाँ पर भी एरिया है, बट हमारा फॉर्मूला हमें क्या आंसर दे रहा है 0। अब ये तो मतलब कि एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी कि यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें 0 एरिया दे रहा है, बट हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एरिया है, थोड़ा है ज़्यादा है मुझे नहीं पता, बट एरिया यहाँ पर जरूर है, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें क्या दे रहा है 0। तो इस तरह के एरियाज़ को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई डिफरेंट फॉर्मूला है, इसमें जस्ट हमसे गलती हो रही है। अब वो गलती क्या हो रही है, आज के बाद आप ये बात याद रखोगे कि जब भी आपकी कर्व, जब भी आपके फंक्शन की कर्व कभी भी एक्स एक्सिस से नीचे या ऊपर होगी, एक ही टाइम पर ऊपर है, एक ही टाइम पर नीचे है, और सेम वे से वाई एक्सिस के रिगार्डिंग भी वो लेफ्ट और राइट हो। और इसमें एक बात मैं और ऐड करूँगा, क्योंकि आगे जाके हम कर्व एंड लाइन का एरिया निकालेंगे या बिटवीन टू कर्व्स का एरिया भी निकालेंगे। तो आज के बाद आप मेरी तरफ से ये समझ लो, क्योंकि मेरा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा सबसे। तो आज के बाद हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी आपकी मतलब कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा कर्व और लाइन का या दोनों कर्व्स का, तो जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और जहाँ पर भी हमारी कर्व मतलब कि अपना प्लेस चेंज करेगी ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट, आपने हमेशा वहाँ पर रुकना है। अब रुकने से मेरा मतलब क्या है कि हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो हमने अभी अभी सीखा, अगर इसका एरिया निकालना होता तो मैं एफ एक्स डी एक्स से निकालता, और अगर मुझे सिर्फ इसका एरिया निकालना होता जो मैंने आपको लास्ट पेज पे सिखाया कि ये नेगेटिव है, तो इसका आंसर मैं मॉडलेस मतलब इसकी सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करता। अब यहाँ पर क्या हो गया इसमें, अब इसने क्या किया, इसकी भी वैल्यू निकाल दी, इसकी भी वैल्यू निकाल दी। आपको पता है इसकी वैल्यू माइनस आएगी, और ये दोनों सिमेट्रिक हैं, और ए मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया भी A1 है, मतलब A1 माइनस A1 कितना हो गया 0, तो इसलिए आंसर 0 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह की सिचुएशन को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये एरिया A1 है, मान लो ये एरिया A2 है, इन दोनों को आप सेपरेट कैलकुलेट करोगे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए आप सेपरेट कैलकुलेट करोगे। मैंने आपको बताया कब कैलकुलेट करोगे सेपरेट, जब हमारी जो कर्व है एक ही टाइम पर ऊपर होगी, एक ही टाइम पर नीचे, हमारी जो कर्व है एक ही टाइम पर लेफ्ट साइड होगी, एक ही टाइम पर राइट हैंड साइड, या कहीं पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, हम वहाँ तक पहले रुकेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। अभी आपको हो सकता है कि ये बातें इतनी अच्छे से क्लियर ना हो, पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो सबसे पहले A1 को कैलकुलेट करेंगे। अब A1 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो A1 का एरिया मुझे चाहिए 0 देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स डी एक्स या एफ वाई डी वाई। अगर मैंने आपको बताया था अगर एफ एक्स डी एक्स है तो हमारा एक्स वेरी करेगा। अब हमारा एक्स कहाँ से लेके वेरी करेगा, 0 से लेके पाई तक। एफ एक्स कौन है, साइन एक्स डी एक्स। तो A1 कितना आएगा, इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है माइनस कॉस एक्स 0 to पाई। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको पता है कॉस पाई कितना होगा, -1 कॉस 0 1, तो ये कितना आएगा +2। तो A1 हमने निकाल लिया +2। सेम वे से आप A2 निकाल लो। अब A2 में देखो x वेरी कर रहा है पाई टू 2 पाई, और फंक्शन हमारा वही है साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी, सेम वही माइनस कॉस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन है, लिमिट्स फिल कर दो, कॉस 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस पाई कितना होता है -1।
तो माइनस माइनस प्लस 2 यानी कितना आ गया -2। अब आपके सामने है इसका एरिया +2 है, इसका एरिया -2 है, बिल्कुल सेम है बट जस्ट माइनस का डिफरेंस है। और लास्ट पार्ट में इसमें क्या हुआ था जो मैंने आपको बताया था, इसका एरिया 2, इसका -2 सब्ट्रैक्ट हो गए, मतलब ऐड किया तो 0 आ गया, इसलिए आंसर 0 आ रहा था। तो आपको बताया मैंने आपको लास्ट पेज पे अभी सिखाया, तो इसका एरिया कितना आएगा -2 का मॉडुलस मतलब +2। हम सिर्फ एरिया की मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कितना है, A1 + A2, ठीक है। तो A1 कितना है हमारा 2, A2 कितना है 2, तो कितना आंसर आ गया 4। तो मतलब इस कर्व का एरिया कितना है हमारे पास 4 यूनिट्स, कोई भी हो सकता है, यूनिट्स कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली देखो एनसीईआरटी वालों ने भी इस बात को एक्सप्लेन किया, बट उन्होंने थोड़ा थ्योरेटिकल वे से एक्सप्लेन किया, और मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाने की कोशिश की है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, कर्व लेफ्ट मतलब ऊपर और नीचे एक साथ है, लेफ्ट और राइट एक साथ हो, या जो मैंने आपको बताया जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, कर्व और लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, या दोनों कर्व्स के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, तो वहाँ पर जाके हम रुकेंगे। रुकना मतलब देखो यहाँ तक मैं रुका, A1 को मैंने सेपरेट एरिया माना, यहाँ पर मैं जाके मैं रुका, तो इसको मैं बोल रहा हूँ रुकना। अब ये सभी बातें जो है ना, ये आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो ये इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर मतलब कि वो 0 ही आएगा। तो A1 A2 और मैंने दोनों को मतलब कि बाद में इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो ये एक्चुअल में जितना भी हमने आज पढ़ा अभी तक, ये क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट है, जो मतलब मेन बेसिक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ मेन बेसिक। ये सबसे ज़रूरी है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली अच्छे से सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है ना, जितना टाइम आप यहाँ पर लगाओगे उतना ही कम टाइम आपको क्वेश्चंस या एग्जाम्पल सॉल्व करने में लगेगा। तो इसलिए अगर आपको ये समझ आ गया बहुत अच्छी बात हो, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखो, जहाँ पर भी कोई डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर करो, और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। बट आपके मन में कोई भी दुविधा या डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो सीखने वाली बात है वो सारा कुछ जो है वो पुराना है, मतलब कॉनिक सेक्शन का, जो मैंने को बताया था कि आपको कर्व्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कर्व्स एक्चुअल में होती कौन कौन सी हैं। आपको बेसिक सी बस कर्व्स की नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ कर्व्स लिखी हैं, सब इंपॉर्टेंट कर्व्स जो हमने क्लास 11 में पढ़ी हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो भी मेरी आदत है मैं आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्कल की। अब ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं छोटी सी बात यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। मतलब सर्कल हम जानते हैं बट इक्वेशन का क्या मतलब है। देखो इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके सामने कोई भी इक्वेशन है, मान लो ऐसे, तो जब भी हम इसमें x की कोई वैल्यू भरेंगे, कोई y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी, मान लो कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, रैंडमली कुछ भी पॉइंट आ सकते हैं, तो जब हम उनको ड्रॉ करेंगे तो वो एक सर्कल बनेगा इसके अकॉर्डिंग, तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एच और के यहाँ पर क्या है, सेंटर, और आर हमारे क्या है, रेडियस। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ये मैंने वैसे ही इक्वेशन लिख के रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो बेसिकली हमें क्वेश्चंस में करना क्या होगा, क्वेश्चंस में हमें ये लिखा होगा कि ड्रा ए रफ स्केच एंड फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, यहाँ एरिया बिटवीन टू कर्व्स या एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन, कुछ भी लिखा होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंटर हमारा कितना हो गया, 0,0। ये जस्ट आइडिया देने के लिए। अब मान लो ये मैंने ऐसा लिखा है, अब हो सकता है कि ये सिचुएशन ऐसी हो, ठीक है, इज इक्वल टू, चलो मान लो यहाँ पर 4 का स्क्वायर है,
तो यानी कि मतलब 4 जो मर्जी हो, यानी कि हमारा सेंटर कहाँ पर होगा 2,3, ठीक है। अब ये मान के चलो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है 2,3, तो सेंटर कितना होगा हमारा 2,3। तो यानी कि हमें पता लग गया कि हमारा जो सर्कल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, यहाँ पर x2 होगा, y यहाँ पर 3 होगा। तो इस तरह से हमें इक्वेशंस जस्ट हमें हेल्प करेंगी कि किस तरह से हमें उसकी डायग्राम बनानी है, उसका सेंटर कहाँ पर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास कुछ ये सिचुएशन हो तो इसका सेंटर कितना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे करके। तो h हमारा कितना है -2, k हमारा कितना है 3। तो यानी कि सेंटर हमारा कितना हुआ -2,3, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से मतलब ये इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें हेल्प करेगी। आपने हमेशा इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको पहले ही सिखा देना चाहता हूँ। अब देखो, आपको पता है इसकी रेडियस कितनी है r, तो ये पॉइंट कितना होगा r,0। आपको ये भी पता होगा ये y पर पॉइंट है, ये कितना होगा 0,r, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। तो सेम यहाँ पर -r,0, सेम यहाँ पर 0,-r। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सच ऐसा कुछ नहीं है। हमें जस्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है। h और k क्या है सेंटर, r क्या है हमारा रेडियस। अब ये मैंने स्पेशल केस लिखा है। अब ये स्पेशल केस ऐसा नहीं है कि मैं जो भी सब कुछ है वो +1 से उठा के लिख रहा हूँ। ये स्पेशल केस मैंने जस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। देखो बेसिकली आपने क्या याद रखना है, जब भी हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। जब भी x² होगा और y² होगा, आपने ये बात याद रखनी है। मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा। जब भी x का स्क्वायर होगा और y का स्क्वायर होगा, देखो जब भी मान लो ये कोई इक्वेशन है, जब भी x का स्क्वायर होगा y का स्क्वायर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल। ये बात याद रखनी है। और यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ये भी एक सर्कल है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें से 4 को कॉमन ले लो तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये भी एक सर्कल है। तो यानी कि आज के बाद आप ये बात याद रखोगे, जब भी x² होगा और y का भी स्क्वायर होगा और उनके कोफिशिएंट्स भी इक्वल होंगे, 4 और 4, 5 और 5, 6 और 6, तो वो कौन सी इक्वेशन है, सर्कल की, ठीक है। तो कई बार अब मुझे पता है कि इस एनसीईआरटी में आपके ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहां पर कुछ इस तरह की इक्वेशंस आपको आ सकती हैं। तो आपको अब आप बोलोगे सर आपने बताया था कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर होगा और तभी मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वो सर्कल है। ये भी एक सर्कल है, क्योंकि ये इस तरह से भी इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो वो कुछ ऐसी ही बनेगी, ऑलमोस्ट ऐसी ही बनेगी। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है, ट्राइंग टू राइट दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जो हमने इंटीग्रेशन में यूज़ किया था। अब मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि फिर बहुत थ्योरेटिकल काम हो जाएगा। अब जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको बताऊंगा। बस आपने बात याद रखनी है कि हम हमेशा हर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सिर्फ सर्कल के बारे में था। अब नेक्स्ट पेज पे हम पैराबोला की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने पैराबोला के बारे में लिखा है। अब आप बोलोगे सर आपने पैराबोला के काफ़ी केसेस लिखे हैं। अब फिर से वही बात रिपीट करूँगा, मैंने सिर्फ उस अकॉर्डिंग लिखे हैं जो आपको इस चैप्टर में फुल हेल्प करेगा, ठीक है। अब आपको पता है पैराबोला 4 टाइप्स के होते हैं। इसको एक बार भूल जाओ, ये स्पेशल केस है, इसको एक बार भूल जाओ। ये स्पेशल केस का मतलब जस्ट ये है कि ये आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो y² = 4ax, y² = -4ax। देखो x की कोई भी वैल्यू मैं फिल करूं तो y की डबल वैल्यू आएगी। देखो ये कुछ इक्वेशन ऐसी है, y² = 16x। तो y की वैल्यू अगर x की वैल्यू 1 हो तो y² = 16, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +-4। y की डबल वैल्यू आ रही है, एक प्लस एक नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस, तो दैट मीन्स ये राइट हैंडेड पैराबोला। सेम वे से यहाँ माइनस आ गए तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा। ये S क्या है, फोकस। इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये हमें काम भी ज़्यादा नहीं आएगा, ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। x² = 4ay। अब y की कोई भी वैल्यू के लिए x की डबल वैल्यू है तो x नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब इस तरह से अपवर्ड पैराबोला, माइनस है तो डाउनवर्ड पैराबोला। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप पैराबोला को अच्छे से जानते हो। अगर आपको नहीं भी पता तो आप सीख सकते हो। इसको याद कर लो कि y² याद कैसे करना है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा राइट वर्ड है, कौन सा लेफ्ट है, कौन सा अपवर्ड है, कौन सा डाउनवर्ड है। मैंने आपको क्या बताया कि
एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यूज़ हैं, वाई स्क्वायर है ना, तो वाई डबल वैल्यू यहाँ पर देगा, एक यहाँ पर प्लस वैल्यू, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, प्लस माइनस, यहाँ पर एक्स डबल वैल्यू देगा माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से आप याद रखोगे। अब ये हमारा स्पेशल केस है। अब हो सकता है कि आपको पैराबोला इस तरह से आ जाए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सम कांस्टेंट। अब कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब हमारा जो पैराबोला का वर्टेक्स है, जो हमारा यहाँ पर वर्टेक्स है वो क्या है, 0 0। यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, 0 0। मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ये हमारा वर्टेक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हो सकता है कि हमारा जो पैराबोला, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इसको स्टडी किया है कि आपकी जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, कि जो हमारा पैराबोला है वो ओरिजिन से शिफ्टेड हो, मतलब ओरिजिन से थोड़ा डाइवर्टेड हो। तो उस तरह की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट पैराबोलास लिखे हैं। अब ये बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने बस कोशिश की कि थोड़े से मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, देखो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था वाई स्क्वायर इज वाई डबल है ना, तो मतलब ये तो हमें पता है कि ये मतलब कि राइट वर्ड पैराबोला ही बनेगा, कि यहाँ पर माइनस का साइन तो नहीं है। ठीक है, अब ये प्लस सी लिखा है मैंने। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। अगर मान लो, देखो यहाँ पर वाई को 0 फिल करो, यहाँ पर वाई को 0 फिल करोगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई को 0, एक्स कितना आएगा 0, क्योंकि 0/4 कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो मतलब इसका वर्टेक्स कितना है 0,0। सेम वे से अब हमारे पास ये सिचुएशन है। अगर हम y को 0 फिल करें तो x कितना आएगा, x को उधर ले जाओ, चलो ऐसा करो, 0 इज इक्वल टू 4ax प्लस सी, तो x कितना आएगा -c/4a, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है और x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर आ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया -c/4a 0। जस्ट आपको समझाने के लिए है कि ये हमारा वर्टेक्स हो गया जो ओरिजिन से शिफ्टेड है। इस तरह से काम करता है। सेम वे से यहाँ पर है, यहाँ पर आप y को 0 फिल करोगे तो कितना आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, चलो ऐसे कर लो, x की वैल्यू कितनी आ गई c/4a, पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव यहीं पर होगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है c/4a। तो इस तरह से ये ओरिजिन से शिफ्ट हो सकते हैं। ये माइनस हमें क्या बता रहा है, देखो -4ax, इसके आगे माइनस हमें क्या बता रहा है कि ये लेफ्टवर्ड होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने y को 0 करके x की वैल्यू निकाली तो मुझे पता लगा कि इसका ओरिजिन शिफ्टेड है। सेम वे से यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसके आगे प्लस है ना, तो ये अपवर्ड बनेगा, ये अपवर्ड बनेगा, यहाँ -c है। तो अगर आप y को 0 करो, सॉरी अगर आप x को 0 करो तो कितना आएगा 4ay - c इज इक्वल टू 0, 4ay इज इक्वल टू c, तो y की वैल्यू कितनी आ गई c/4a। ठीक है, तो यानी कि हमारा y पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इतना यहीं पर आएगा x 0 c/4a। ठीक है, यहाँ पर x था y 0 था, x था y 0 था। सेम वे से यहाँ पर है, अब यहाँ पर आप x को 0 पुट करोगे तो -4a - c इज इक्वल टू 0, तो 4ay इज इक्वल टू -c, y इज इक्वल टू -c/4a। y की वैल्यू नेगेटिव नीचे ही आएगी, तो मतलब ये हमारा इस तरह से शिफ्टेड है। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपको देखने में सुनने में मुश्किल लगे, बट बहुत इजी है, क्योंकि मैं बहुत मतलब कि जर्नलाइज फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा जो पैराबोला वो शिफ्ट भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस सी आएगा, यहाँ -c भी हो सकता है। देखो अगर यहाँ पर इस तरह से कुछ आ जाए, जस्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है अब ये माइनस है, ठीक है, इसको देखो ये लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा, ये हमें पक्का पता है ये लेफ्टवर्ड होगा। अब -c है ना, तो अब y स्क्वायर को 0 करो, y को 0 करो, सॉरी y 0 -4ax - c इज इक्वल टू 0, -4ax इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू -c/4a। अब हमारे x की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव यहीं पर होगी, यहीं पर कहीं पर, तो इस तरह से ये शिफ्टेड है, ये आगे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पर पीछे था क्योंकि यहाँ प्लस था, अब ये आगे शिफ्टेड है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो एक दो क्वेश्चंस हैं, आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। बेसिक का मतलब यही होता है कि आपको सब चीज़ें पहले से क्लियर हों कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और हमें किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशंस हैं और इस तरह से इसके स्पेशल केस काम करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम एलिप्स के बारे में पढ़ लेते हैं।
अब देखो नेक्स्ट जो हम कर्व पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, एलिप्स। अब एलिप्स दो तरह के होते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो अगर इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो वो हॉरिजॉन्टल है, और अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो वो वर्टिकल है। बस आपने यही बात का ध्यान रखना है, ए ग्रेटर देन बी का मतलब यही है। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, तो ये कौन सा पैराबोला है, सॉरी कौन सा है, एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल। और अगर मैं लिखूँ वाई स्क्वायर बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, अब वाई के नीचे बड़ा नंबर है तो ये वर्टिकल होगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है ये वर्टेक्स कौन से हैं, a,0 माइनस a,0 एक्स के, वाई के कौन से हैं 0,b 0,-b। अब यहाँ पर x के कौन से हैं b,0 माइनस b,0, y के कौन से हैं a 0,a 0,-a, क्योंकि y ऐसे काम करता है और x वाला पॉइंट ऐसे काम करता है। अब ये मैंने S1 और S2 जैसे मतलब कि पैराबोला में फोकस होता है तो यहाँ पर दो होते हैं, तो उसको हम उसका प्लूरल क्या होता है, फोकाई। इसकी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि AE,0 है क्या। वैसे तो जिन्होंने कॉनिक सेक्शन अच्छे से पढ़ा उनको पता है कि E होती है इसेंट्रिसिटी, बट इसके हम डीप में ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। हमें जस्ट फिगर्स के बारे में पता होना चाहिए कि उसका रफ स्केच बनेगा कैसे। तो यहाँ पर फोकस होता है एक्चुअल में इसका, ठीक है, फोकाई। तो इस तरह से एलिप्स हमारा काम करता है। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने हमें बताया था कि अगर x का स्क्वायर होगा y का स्क्वायर होगा तो वो सर्कल होगा। अब यहाँ पर भी x का स्क्वायर है y का स्क्वायर है तो ये एलिप्स है। हमें एग्ज़ाम में कैसे पता लगेगा, और ये एग्ज़ाम में जरूरी भी नहीं है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी ही आएगी। देखो मैंने आपको कुछ बताया था, मैंने आपको ये बताया था, देखो कि देखो दोबारा से लिख देता हूँ, देखो ऐसे करके 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मैं दो इक्वेशन लिखी हैं, दोनों में x का भी स्क्वायर है y का भी स्क्वायर है। अब इनमें से एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये एलिप्स है, ये मुझे पक्का पता है। ये कैसे पता है मुझे, क्योंकि देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट क्या है 4 4 इक्वल है, तो ये सर्कल है। और अगर इनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं, देखो ध्यान से, ये कितना बनेगा 4x स्क्वायर बाई 8। अगर इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो ये कुछ ऐसे बनेगा, आपको पता है ये वर्टिकल एलिप्स है। तो इस तरह से काम करता है। आपने बस ये बात का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, ये मतलब ऐसी इक्वेशंस आपको आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में सीधा लिख के देंगे, ऐसा ही कुछ आपको आएगा। हो सकता है कि वो सर्कल हो सकता है कि वो एलिप्स हो। अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो वो सर्कल है, अगर दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट है तो वो एलिप्स है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। अब लास्ट में स्ट्रेट लाइन रह गई है, उसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये है स्ट्रेट लाइन। अब इसमें बहुत सारी इक्वेशंस है, जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, m क्या है स्लोप। 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1, a और b क्या है x और y इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। और इन सभी इक्वेशंस को जर्नल में हम क्या बोलते हैं, ax प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जर्नल फॉर्म है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये सब कुछ याद करना है, प्लीज़ आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी, ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, आपने बस जर्नल फॉर्म याद रखनी है। तो आज की वीडियो में हमने इन इक्वेशंस के बारे में 2-3 बातें सीखी हैं। अगर x और y दोनों स्क्वायर होंगे तो वो सर्कल, मतलब उनके कोफिशिएंट्स भी सेम है तो वो सर्कल है। अगर उनके कोफिशिएंट्स डिफरेंट है स्क्वायर में तो वो एलिप्स है। और अगर y स्क्वायर एक स्क्वायर है, दूसरा मतलब कुछ ऐसे है सिंगल पावर में है तो वो पैराबोला है, यहाँ कुछ ऐसे वो भी पैराबोला है, ठीक है, प्लस और माइनस प्लस और माइनस। और अगर दोनों ही सिंगल पावर में, जैसे x भी सिंगल पावर y भी सिंगल पावर, तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो इन छोटी छोटी बातों का बस आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज आपको कोई डीप में नॉलेज नहीं चाहिए कि आपको सर्कल के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, या एलिप्स के बारे में, या पैराबोला के बारे में, या स्ट्रेट लाइन के बारे में। जितना मैंने इस वीडियो में आपको बताया इतनी नॉलेज आपको सफिशियंट है। आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो आज के बेसिक के अकॉर्डिंग है।
ठीक है। अब देखो आज की वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा जल्दी सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। वो हमें क्या देता है, एरिया अंडर कर्व। अब उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि एरिया को हम वर्टिकल स्ट्रिप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी बताया कि अगर एरिया की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसको हम मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसिडर करेंगे मॉडुलस लेके। और इसमें मैंने आपको छोटी सी बात अच्छे से समझाई थी कि अगर दो एरिया से इकट्ठे हों, अगर किसी भी सिचुएशन में कर्व ऊपर और नीचे हो या कुछ ऐसे हो, या मतलब जो मैंने आपको आगे जाके मैं बताऊंगा कि कर्व और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वहाँ पर आपने एरियाज को सेपरेट कैलकुलेट करना है, इसको अलग से, इसको अलग से। जहाँ पर भी ब्रेक होगा तो आपने वहाँ पर ब्रेक लगानी है, और इंटीग्रेशन मतलब दो तरह से इंटीग्रेशन करनी है, सिंगल इंटीग्रेट नहीं करना, उससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे, और साथ में मैंने आपको कॉनिक सेक्शन का जितना भी बेसिक था वो भी बता दिया। अब अगर इन सभी बातों को आपने अच्छे से सीख लिया तो बिलीव मी, आप खुद बोलोगे कि सर आपने जिस तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करवाया हमें बहुत अच्छे से समझ आया, और मैं इसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ खुद से। तो मैं आपको जिस तरह से मैंने आपको इंटीग्रेशन या बाकी सभी चैप्टर्स करवाए हैं, वैसे ही ये चैप्टर भी हम इतनी अच्छे से करेंगे कि आपको लगेगा कि यस हमने कुछ सीखा है और ईजी वे में सीखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 एग्जाम्पल्स कराऊंगा, सिर्फ एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। अब वो सिर्फ इससे रिलेटेड है, जो भी हमने आज का बेसिक, जो मेन बेसिक सीखा है। उसके बाद हम मतलब कि एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन को सीखेंगे, और उसमें बेसिक कुछ नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया, मेन बेसिक आज का ही है। उसमें मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वो टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये बेसिक पार्ट मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।